नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुक्तिबोध की कहानी क्लॉड ईथरली पर। मुक्तिबोध की प्रौढ़ रचनात्मक दौर में लिखी गई कहानी है क्लॉड ईथरली। अणुयुद्ध की भीषणता और नृशंसता से उत्पन्न दयनीयता की अपरिहार्यता को एक बड़े कैनवास पर सूक्ष्म रेखाओं के साथ कहानी प्रस्तुत करती है। पूंजीवाद को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में कहानी देखती है, जिसमें कि साम्राज्यवाद भी शामिल है। कहानी में अमेरिका है जो कि आद्यांत बरकरार है और अमेरिका का ही एक नागरिक है क्लॉड ईथरली, जिसे अक्स बनाकर पूरी कहानी चलती रहती है। कहानी व्यक्त करती है कि युद्ध और आधिपत्य की मानसिकता जिस सोच को जन्म देती है, उसमें ना तो मानवीय मूल्यों का स्थान है, ना धार्मिक विश्वासों का स्थान है और ना ही भाईचारे का। कहानी के कैनवास पर मुक्तिबोध यहाँ 3 पात्रों को उतारते हैं, जिनमें से 2 पात्र कहानी के वर्तमान में सक्रिय दिखाई देते हैं, परंतु जो तीसरा पात्र है जो कि इस कहानी के शीर्षक का भी हकदार है, उसकी उपस्थिति इस कहानी के वर्तमान में बहुत कम ही दिखाई देती है। उसकी उपस्थिति कहानी में केवल इतनी है कि कहानी का कथावाचक मैं जब निशानी पर चढ़कर यानी सीढ़ी पर चढ़कर एक इमारत के अंदर झांकता है तो वह पात्र अकस्मात ही दिखाई दे जाता है। कहानी में क्लॉड ईथरली की उपस्थिति को मुक्तिबोध के ही शब्दों में कहानी में देखिए किस प्रकार से अभिव्यक्ति दी गई है। छत के नीचे ढिलाई से गोल गोल घूमते पंखे के नीचे 2 पीली स्फटिक तेज आंखें और लंबी सिलवटों से भरा तंग मोतिया चेहरा, जो कि ठीक उन्हीं रोशनदानों में से भीतर से बाहर पार जाने के लिए ही मानो अपनी दृष्टि केंद्रित कर रहा है। आंखों से आंखें लड़ पड़ती हैं, ध्यान से एक दूसरे की ओर देखती हैं, स्तब्ध, एकाग्र। कहानी के वर्तमान में जो 2 पात्र सक्रिय रूप से नजर आते हैं, उनमें से एक तो है कथावाचक यानी मैं, और दूसरा है एक जनाने जिस्म वाला आदमी, जिसे कि कहानी में CID भी कहा गया है। मैं और जनाने जिस्म वाले आदमी के संवादों के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है और इस संवाद का हेतु होता है क्लॉड ईथरली। जनाने जिस्म वाले आदमी से कथावाचक मैं सर्वप्रथम ये जानना चाहता है कि जिस इमारत में उसने क्लॉड ईथरली को देखा वह इमारत कौन सी है। इस प्रश्न के उत्तर में CID यानी जनाने जिस्म वाले आदमी की प्रतिक्रिया होती है कि जानते नहीं, यह पागलखाना है, विश्व प्रसिद्ध पागलखाना। यहाँ जनाने जिस्म वाले आदमी की प्रतिक्रिया में जो अनुतान है, वह अनुतान ठीक वैसा ही है जैसे कोई कह रहा हो, आश्चर्य व्यक्त कर रहा हो कि तुम अमेरिका को नहीं जानते। हम देखते हैं कि मनमानी हरकतों और विश्व प्रसिद्धि का समीकरण पागलखाने से जुड़ करके यहाँ अमेरिका की ओर इशारा कर ही देता है। जनाना जिस्म वाले आदमी के कथन के माध्यम से क्लॉड ईथरली के जीवन के सत्य कहानी में उभर करके आते हैं। क्लॉड ईथरली अमेरिका का विमान चालक है, वह विमान चालक जिसने कि हिरोशिमा पर बम गिराया था। अनंतर ध्वंस का शिकार बने हिरोशिमा की स्थिति उसे विचलित कर देती है। उस आदिवासी रोमन कैथोलिक ईसाई को पता नहीं था कि उसके हाथ में जो हथियार था वह इतना विध्वंसकारी होगा, विनाशक होगा। भयानक पाप कर जाने का बोध क्लॉड ईथरली के भीतर उभर कर बढ़ने लगता है। वह अपने आप को अपराधी महसूस करने लगता है, लेकिन अमेरिका के लिए वह हीरो है, वार हीरो, युद्धवीर। सरकार उसे इनाम देती है। यहाँ 2 स्थितियां हैं जो परस्पर आमने सामने आकर के ठहरती हैं।
इन दोनों के बीच में है सामान्य मनुष्य या एक संवेदनशील नागरिक। एक ओर वह अपने ही समक्ष अपराधी है जिसने जघन्य अपराध किया है, नृशंसता का तांडव रचा है। दूसरी ओर इसी नृशंसता को उसके देश हित या देशभक्ति के रूप में घोषित किया जाता है, उसे इनाम दिया जाता है, उसे ग्लोरीफाई किया जाता है। इसी नृशंसता को ग्लोरीफाई किया जाता है। यहाँ कहानी का क्लॉड ईथरली सजा चाहता है। वह बार बार इसके लिए कारण जुटाता है, लेकिन हर बार उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है क्योंकि उसे वार हीरो या युद्धवीर का खिताब मिल चुका है। क्लॉड ईथरली मैनटूथ नामक गुंडे के साथ मिलकर के डाकघर पर धावा बोलता है, फिर डल्लॉस में कैशियर के ऊपर सशस्त्र आक्रमण करता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मैनटूथ के साथ गुंडा शब्द विशेषण के रूप में जुड़ सकता है, लेकिन क्लॉड ईथरली के साथ कतई नहीं, क्योंकि क्लॉड ईथरली युद्धवीर है और उसने नृशंसता का जो कार्य किया है उस नृशंसता के ऊपर देशभक्ति का लेबल लगा हुआ है। साम्राज्यवादी पूंजीवादी देशों का हस्तक्षेप तीसरी दुनिया की देशों की संस्कृति में इस प्रकार से होता है कि इस घुसपैठ का प्रायः पता ही नहीं चलता। कहानी का मैं यहाँ पर चकित है कि अमेरिका का क्लॉड ईथरली जिसने हिरोशिमा पर बम बरसाया, वह आखिर भारत के पागल खाने में किस प्रकार से आया। भय और संदिग्धावस्था की इस स्थिति में है भारतीय नागरिक या तीसरी दुनिया के देश का हर नागरिक, हम कह सकते हैं। यहाँ कहानी का मैं प्रश्न करता है, तो क्या यह हिंदुस्तान नहीं है? क्या हम अमेरिका में रह रहे हैं? मैं के इस प्रश्न के उत्तर में जनाना जिस्म वाला आदमी कहता है कि भारत के हर बड़े नगर में एक अमेरिका है। यहाँ हम देखते हैं कि संकल्पना में उतर आने वाला एक सांस्कृतिक प्रदूषण है अमेरिका, जिससे भारत का हर नागरिक अधिक या आंशिक रूप से प्रभावित दिखाई देता है। हिमाकार पत्थरों वाले विक्टोरियन बिल्डिंगों वाले इस फैशनेबल रास्ते पर भी पान की दुकान है। पान यहाँ भारतीय संस्कृति के ठेठ रंग से जुड़ता है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऐसे पान की दुकानों पर भी हम देखते हैं कि विलायती नंगी औरतों की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये तस्वीरें हम देखते हैं कि पान के साथ भारतीय रंग में उतर आती हैं और उसे नया शेड देने लगती हैं। भले ही पान के ही समान उसे चबाया ही जाता है, गले के नीचे उतारा नहीं जाता है, लेकिन उसका नशा चढ़ने से चूकता नहीं है। प्रदूषित वातावरण में आम आदमी को अपना चेहरा बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। यहाँ तक कि आम आदमी की संकल्पनाएं तक उसकी अपनी ना होकर के दूसरों के द्वारा प्रदत्त की गई हैं। हम देखते हैं यहाँ कि पान की दुकान में एक शीशा लगा हुआ है और इस शीशे के पीछे जो मसाला है वह मसाला खराब है। इसी कारण लोगों को उसमें अपनी शक्लें बदसूरत दिखाई देती हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपनी संस्कृति और आयातित संस्कृति के सम्मिश्रण में उसमें जो समीकरण है उसकी खराबी के कारण औसत आदमी इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहा है कि सही और गलत क्या है, सुंदर और असुंदर क्या है, या उचित और अनुचित क्या है। इन स्थितियों में वह एक अगंभीर जीवन बस जीता ही चला जा रहा है। कहानी में एक संदर्भ आता है जब दोनों पात्र अपनी शक्लों को उसी आईने में देखते हैं। कहानीकार के ही शब्दों में इस संदर्भ को देखिए। हम दोनों ने अपने अपने चेहरे और एक दूसरे के चेहरे देखे। दोनों खराब नजर आए, दोनों रूप बदलने लगे, दोनों हंस पड़े। यही मजाक चलता रहा।
भारतीय संस्कृति में आ पहुंचे प्रदूषण के कुछ बाहरी दृश्यों को कहानी पहले उजागर करती है या स्पष्ट करती है। देखिए, तुमने लाल होठों वाली चमकदार गोरी सुनहली औरतें नहीं देखी, उनके कीमती कपड़े नहीं देखे, शानदार मोटरों में घूमने वाले अशिक्षित जन नहीं देखे, नफीस किस्म की वेश्यावृत्ति नहीं देखी। ये ऐसे विषय हैं जो आमतौर पर आयातित संस्कृति के प्रदूषण के रूप में आलोचना और हिकारत का विषय बनते हैं। परंतु इन वाक्यों के साथ कहानीकार और भी कुछ वाक्य जोड़ते हैं और यही वाक्य कहानी में तीखे व्यंग्य को उजागर करते हैं। वे कहते हैं, सेमिनार नहीं देखे, सेमिनार नहीं देखे। एक ज़माने में हम लंदन जाते थे और इंग्लैंड रिटर्न कहलाते थे और आज हम वाशिंगटन जाते हैं। कॉलोनाइजेशन का दाग हमारे मानस पटल पर ठीक उसी प्रकार विद्यमान है जैसे कांच पर कोई दाग लग जाता है, उसे पोंछ भी दिया जाता है तो वर्षों बाद उस दाग का अंश वहाँ विद्यमान रहता है। साम्राज्यवाद की आलोचना करने या निंदा करने के उपरांत भी अमेरिका जैसा बनने या अमेरिका पहुंचने का सपना देखने वालों की इस मनस्थिति को नफीस किस्म की वेश्यावृत्ति के साथ जोड़ते हुए या उसी श्रृंखला में रखते हुए कहानीकार यहाँ तीखा व्यंग्य प्रस्तुत करते हैं। और हम देखते हैं कहानी के ही वाक्यों में हम देखते हैं, कहानीकार कहते हैं, हमारा बस चले तो हम सचमुच उतने ही धनी हो, हमारे पास उतने ही एटम बम हो, हाइड्रोजन बम हो और रॉकेट का तो पूछना ही क्या। अर्थात असमर्थता की स्थिति में जिस चमक धमक और जिस वर्चस्व की कड़ी निंदा की जाती है, आलोचना की जाती है, समर्थता की अवस्था में अर्थात अवसर मिलने पर उन सबको पूरी हवस के साथ अपना लिया जाता है, यहाँ तक कि हिंसा के उपकरणों तक को। कहानी में हम देखते हैं कि कथावाचक मैं अपने ईमानदार होने की तमाम दलीलें पेश करता है। बावजूद इन दलीलों के वह यह भी कहता है कि अलबत्ता मुझ पर कर्ज बहुत है जिन्हें मैं चुका नहीं पाता। यहाँ हम देखते हैं कि वर्तमान स्थिति में घोषित ईमानदारी के पीछे भी एक बेईमानी है और इस बेईमानी को बड़ी ही भद्रता के साथ छिपा लिया जाता है। कथावाचक मैं इस बात को भी स्वीकार करता है कि उसका इस प्रकार निसैनी यानी सीढ़ी पर चढ़ करके रोशनदान के माध्यम से झांकते हुए क्लॉड ईथरली को देखना अपने आप में बेईमानी है। वह इस बात से डरता भी है कि कहीं वह संदिग्ध अवस्था में पकड़ा ना जाए। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इस प्रकार से कथावाचक का निसैनी पर चढ़कर रोशनदान से डरते हुए कि पकड़ा न जाए, इस बात के डर के साथ अंदर क्लॉड ईथरली को देखना वास्तव में ठीक वैसा ही है जैसे कि भारतीय भद्र वर्ग हर बार अमेरिका को देखता है या अमेरिका के बारे में सोचता है। कहानी का जनाना आदमी अपना परिचय देता है। कहानी के ही शब्दों में इसको हम देखते हैं। मैं एक करोड़पति सेठ का लड़का हूँ। उनके घर में जो काम करने वालियाँ हुआ करती थी उनमें से एक मेरी माँ है जो अभी भी वहीं है। मैं घर से दूर पाला पोसा गया। मेरे पिता के खर्च से माँ मुझसे मिलने आती थी। उसी के कहने पर मैंने मैट्रिक पास किया। फिर किसी सिफारिश से सीआईडी की ट्रेनिंग में चला गया। तब से यही काम कर रहा हूँ। बाद में पता चला कि वहाँ का खर्चा भी वही सेठ देता है। उसका हाथ मुझ पर अभी भी बना हुआ है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह एक परिचय मात्र नहीं है, अर्थात जनाना आदमी का परिचय मात्र नहीं है यह, वरन कहानी में यह एक रूपक के रूप में उभर करके सामने आता है। पूंजीपतियों की वर्चस्वशाली शक्ति के अधीन है दुनिया के तमाम अविकसित और विकासशील देश। इन देशों की संस्कृति में अमेरिका का हस्तक्षेप ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कि काम करने वालियों के भीतर करोड़पति का अवैध गर्भ।
अनंतर हम देखते हैं कि पिता के खर्च पर पलने वाले एक नाजायज बेटे की स्थिति से भिन्न नहीं होती है इन देशों की स्थिति। इन देशों के संदर्भ में संस्कृति, विरासत, अस्मिता सभी कुछ वैसे ही होती है जैसे कि कहानी में पिता के खर्च पर कभी कभार मिलने को आ पहुंचने वाली माँ होती है। यहाँ जनाना आदमी का सीआईडी बनना करोड़पति की इच्छा पर निर्भर है, अन्यथा नहीं। ठीक उसी प्रकार तीसरी दुनिया के देशों के नागरिकों की आत्मनिर्भरता और अस्मिता भी मात्र एक भ्रम के रूप में ही उभर करके सामने आती है। सीआईडी जो व्यक्ति है वह भारत का वर्तमान है, जो कि मर्द है पर जिस्म से जनाना है। इस जनानेपन में एक ईश्वरीय अर्थ की दमक भी वहाँ पैदा होती है और आत्मा की आवाज़ वहाँ दबती हुई मालूम होती है। विवेक चेतना जो है उसको वह अटाले में डालकर रखे हुए है। कहानी में ये बात देखी गई है। इसी जनाना जिस्म वाले आदमी के माध्यम से कहानीकार पाठक के सामने अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। जैसे कहानी के ही वाक्यों में देखिए, जो आदमी आत्मा की आवाज़ कभी कभी सुन लिया करता है और उसे बयान करके छुट्टी पा लेता है, वह लेखक हो जाता है। आत्मा की आवाज़ जो लगातार सुनता है और कहता कुछ नहीं है, वह भोला भाला सीधा साधा बेवकूफ़ है। जो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनता है, वैसा करने लगता है, वह समाज विरोधी तत्वों में यो शामिल कर लिया जाता है। लेकिन जो आदमी आत्मा की आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा सुनकर उस बेचैनी में भीतर के हुक्म का पालन करता है, वह निहायत पागल है। यहीं पर हम देखते हैं कि क्लॉड ईथरली के संदर्भ में प्रयुक्त पागल शब्द अर्थव्याप्ति पाकर कहानी में फैलने लगता है और इसी के साथ क्लॉड ईथरली का अर्थ भी विस्तार पाकर के वर्तमान जीवन के विविध क्षेत्रों में उपस्थित विविध क्लॉड ईथरलियों में बदल जाता है। कहानी का सत्य यहाँ अमेरिका, हिरोशिमा या क्लॉड ईथरली से आगे जाकर के जीवन के सूक्ष्म स्तरों तक फैलता हुआ हमें नजर आता है। जैसे कहानी में प्रयुक्त वाक्य है कि भारत के प्रत्येक बड़े शहर में एक अमेरिका है, ठीक उसी प्रकार जीवन के विविध संदर्भों में व्यक्ति ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य होता है जिसे कि उसकी अंतरात्मा नकारती है। और विडंबना ये होती है कि इन्हीं नकारात्मक कार्यों के लिए उसे ग्लोरीफाई भी किया जाता है। कहानीकार यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस प्रकार की अवस्था में पहुँचने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में वस्तुतः क्लॉड ईथरली के मन, मस्तिष्क और हृदय का ही अनुकंपन है। सहमति, सामर्थ्य या होशियारी का लेबल चिपका करके असहमतियों को दबा देने की परिपाटी वस्तुतः हमारे इतिहास में लगातार रही है। विडंबना ये है कि आज हमारे वर्तमान में भी यह अपनी निरंतरता को बरकरार रखे हुए है। यहाँ हम देखते हैं कि हर संवेदनशील नागरिक, दुनिया के किसी भी देश का संवेदनशील नागरिक इससे त्रस्त भी है। इसी बिंदु पर हम देखते हैं कि कहानी में उपस्थित जो क्लॉड ईथरली है, उस क्लॉड ईथरली की संवेदना की जो आवृत्ति है या उसके हृदय की संवेदना की जो फ्रीक्वेंसी है, वह हर संवेदनशील नागरिक के हृदय की फ्रीक्वेंसी के साथ या हृदय की संवेदना की आवृत्ति के साथ एक हो जाती है। यहाँ क्लॉड ईथरली और संवेदनशील नागरिक की हृदय की फ्रीक्वेंसीज का एक हो जाना या उनकी आवृत्तियों का एक हो जाना एक विशेष प्रकार के अनुनाद को उत्पन्न करता है। यही अनुनाद कहानी की सफलता है। यह अनुनाद या यह रेसोनेंस है जो कि क्लॉड ईथरली को हिंदी कहानी जगत की अपने ढंग की
इकलौती कहानी के रूप में प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।